लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक, पार्टी और संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। बैठक का मकसद था कि अगस्त महीने में जो तिरंगा यात्रा पिछले कई सालों से चलाई जा रही है, उसकी लेकर इस बार भी कार्य योजना तैयार कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्र दिया तमाम पार्टी और संगठन के कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से तिरंगा यात्रा को घर घर तक पहुंचाना है और किस तरह से पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में हर कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा की जिम्मेदारी संभालेगा। इसको लेकर तमाम सुझाव मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के तहत वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे और ये तय करेंगे कि तिरंगा यात्रा किसी भी परिस्थिति में हर गली और हर घर में पहुंचे, ताकि लोगों को इस तिरंगा यात्रा से पूरी तरीके से जोड़ा जा सके। लखनऊ से जर्नलिस्ट हरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। बिना परमिशन अब उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाना पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई अवैध तरीके से ड्रोन का संचालन करता है या फिर प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाता है, तो उसके खिलाफ न सिर्फ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके संबंध में मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो प्रमुख सचिव गृह हैं और जो DGP हैं, ड्रोन संचालन को लेकर एक समीक्षा बैठक करें और उस बैठक में एक सख्त गाइडलाइन तय की जाए कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं वहां पर ड्रोन का संचालन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो जानबूझकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी ड्रोन उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर अब राज्य सरकार सचेत हुई है और खुद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए ये साफ किया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हम विधानसभा के आसपास के इलाकों की बात करें, बापू भवन हो गया, सचिवालय हो गया। इसके अलावा चूंकि काफ़ी पुराना शहर है, तो तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं जहाँ ड्रोन संचालन को पूरी तरीके से अवैध घोषित किया गया था, लेकिन जो असामाजिक तत्व होते हैं वो जानबूझकर वहां पर कभी कभार ड्रोन उड़ाते हैं या फिर ड्रोन का संचालन करते हैं। हालांकि अब ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि ये ना सिर्फ ड्रोन के संचालन से जुड़ा मसला है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से और साथ में लोगों की प्राइवेसी के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई ड्रोन का संचालन अवैध रूप से करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विहान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ 8 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवनियुक्त 1374 कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 120 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जब से देश में बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तब से नियुक्तियों को लेकर लगातार काम हो रहा है। सबसे पहले नियुक्तियों का शुद्धिकरण किया गया, उनमें बदलाव किए गए और उसके बाद नियुक्तियां शुरू की गई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अब पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। पहले नियुक्तियां सरकार के कुछ विशेष लोगों के लिए की जाती थी। ये पूरा आयोग कुछ विशेष लोगों के लिए काम करता था। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके कई उदाहरण पूर्व में देखे गए हैं। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। 120 कर्मचारी जिनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उनके साथ जो नवनियुक्त कर्मचारी थे, सभी ने मुख्यमंत्री का
जोरदार स्वागत किया। सभी ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी दिखाकर अपने उत्साह को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्पष्ट और सीधी जो भर्तियां हो रही हैं उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। लखनऊ से जर्नलिस्ट हरराम के साथ अखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का ये मामला है, जहां 2022 से पहले यहां अवैध रूप से एक हुक्का बार चलता था और इस हुक्का बार में हिंदू युवतियों को टारगेट किया जाता था। जिस युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसने आरोप लगाया है कि वह अपनी सहेली के साथ जिम जाया करती थी और उसी सहेली ने उसके लिए हुक्का बार के बारे में बताया। हालांकि हुक्का बार में बताने के बाद जब वह हुक्का बार पहुंची तो वहां एक शिवम नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हुई, जो हुक्का बार का संचालक था, और इसी तरह से वो लगातार वहां जाती थी। महिला जो युवती है उसने ये भी आरोप लगाया है कि वहां लड़कियों के लिए नशे का आदी बनाया जाता था और जो हिंदू लड़कियां थीं उन्हें टारगेट किया जाता था। नशे में होने के बाद उस जो युवती है उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई और तमाम तरीके से उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया। हालांकि उस युवती को ब्लैकमेल के दम पर जो शिवम था दिल्ली ले गया। दिल्ली में जाने के बाद उसे पता चला कि जो शिवम नाम का लड़का है उसका असल नाम अरबाज है और इस तरीके से उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि अरबाज जो था वो उसे प्रतिबंधित मांस खिलाता था और इसके बाद ही उसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को भी दिया करता था। पुलिस ने गैंगस्टर के आरोप में उसे पहले भी जेल भेजा था। फिलहाल अरबाज की पुलिस जांच कर रही है और अरबाज अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। कैमरामैन सोहेल खान के साथ मैं उमेर सिंह राठौर, न्यूज स्टेट बदायूं। अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान की रिमांड अवधि को न्यायालय ने बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब्दुल रहमान की 14 दिन के लिए रिमांड बढ़ी थी, लेकिन जब अब्दुल रहमान को न्यायालय में पेश किया गया तो पूछताछ में कमी रह गई और उसके बाद पुलिस ने ये मांग की कि अभी अब्दुल रहमान की रिमांड और दे दी जाए। न्यायालय ने फिर से 5 अगस्त तक अब्दुल रहमान की रिमांड को बढ़ा दिया। अब पुलिस गहनता के साथ अब्दुल रहमान के साथ पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक विदेशों से अब्दुल रहमान के संपर्क की जानकारी आगरा पुलिस और जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक पूछताछ में अब्दुल रहमान से पाकिस्तान के संबंध होने की जानकारी नहीं मिल सकी। आशंका जताई जा रही है कि 5 अगस्त को न्यायालय में जब अब्दुल रहमान को पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर से ये जानकारी मिल सकेगी कि अब्दुल रहमान के संपर्क पाकिस्तान से भी थे। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। मुंबई में अगर आप कबूतरों को दाना डालते दिखाई देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में अब कबूतरों को दाना डालना ये कानूनन अपराध बन चुका है। इस वक्त हम दादर कबूतर खाने के पास मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कैसे 100 साल पुराने इस कबूतर खाने को इस वक्त बीएमसी द्वारा बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर हर तरफ मुझे बीएमसी के लोग दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ पहले हर वक्त लोग कबूतरों को दाना डालते नजर आते थे, यहाँ फिलहाल कोई भी इन कबूतरों को दाना डालने के लिए नहीं आ रहा है और अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुंबई में कबूतर को दाना डालने के आरोप में मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जो सीसीटीवी में कबूतरों को दाना डालते नजर आ रहा है। फिलहाल दादर कबूतर खाने के आसपास की तस्वीर देखिए, यहाँ कबूतर को दाना नहीं डाला जा रहा है, लेकिन आसपास किस तरह से कबूतरों ने यहाँ पर न्यूसेंस मचा कर रखा है, ये आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। लोगों को परेशान कर रखा है। हर तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ कबूतर दिखाई देंगे। अब बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश तब आया जब यहाँ पर लोग बीमार होने लगे थे इन कबूतरों की वजह से। बताया जाता है कि कबूतरों का जो मल होता है जब वो सूखता है और फिर बाद में कबूतरों के कारण ही, कबूतरों के पंख झटकने से ही जब ये मल उड़ता है तो फिर यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें सांस से जुड़ी बीमारियाँ होती है। कि मुंबई में अगर कबूतरों को दाना डालते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके लिए आगे मुसीबत
कबूतरों को मदद करना आपके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। अखल इलाके में आप जो ये जंगल देख सकते हो, ये अखल का जंगल जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा। पूरी तरीके से अगर इस जंगल की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा घना जंगल जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन तीसरा दिन है इस ऑपरेशन को, लगातार तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन है जो है वो जारी है। लेकिन अभी तक जो है इस ऑपरेशन में जो है 3 आतंकवादी को मार गिराया गया है। लेकिन जो 2 इंडियन आर्मी के जवान है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो उसके बाद उनको जो है श्रीनगर शिफ्ट किया गया है 92 बेस हॉस्पिटल में। फिलहाल आपको बता दूं कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन की बात करेंगे तो बड़ा सा ऑपरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीसरा दिन है इस ऑपरेशन को, अभी भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, ये एरिया आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा घना एरिया है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे घने इलाके जो है वो आपको नज़र आएंगे। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ये आप देख सकते हो। इन्हीं फॉरेस्ट एरिया में जो है अभी जो इनकाउंटर है वो चल रहा है। पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में अभी तक 3 आतंकवादी को ढेर किया गया है और 2 इंडियन आर्मी के जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं। खालिडार, कुलगाम। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर टीसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। इस वक्त हम बोरीवली स्टेशन पर मौजूद हैं और ये वही टिकट कलेक्टर ऑफिस है जिसके अंदर ये तोड़फोड़ किया गया। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और तस्वीर दिखाता हूँ। इस पूरे झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि इसी कमरे का है। पैसेंजर, इस पर आरोप है कि ये 2nd क्लास का टिकट होते हुए 1st क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा था। लिहाजा जब टीसी इस पैसेंजर को पकड़ता है तब ये टीसी के साथ इसका विवाद शुरू होता है। बाद में इनके बीच हाथापाई होती है और फिर टीसी द्वारा इस पैसेंजर को यहाँ पर लाया जाता है, जो कि टिकट कलेक्टर ऑफिस है। यहाँ पर आने के बाद पैसेंजर जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहा है और उसके शरीर से खून बहता दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने गुस्से के दौरान वो यहाँ पर तमाम जो आप देख सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी यहाँ पर टिकट कलेक्टर ऑफिस में जो भी सामान मौजूद था उस सब को वो तोड़ देता है। देख सकते हैं सीपीयू यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर ये देखिए जो मॉनिटर है कंप्यूटर का वो टूटा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए जो पार्टीशन, ये जो टीसी ऑफिस का ये जो पार्टीशन था ये पूरी तरह से गिर चुका है। पंखे की आप पत्ती देख सकते हैं, वो जो ब्लेड है वो पूरा आप देख सकते हैं टेढ़ा हो चुका है। यानी जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई एक पैसेंजर द्वारा। पैसेंजर का नाम राहुल रसाड़ बताया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि दादर की तरफ से विरार की तरफ यात्रा कर रहा था। उसके साथ और भी 2 लोग थे। इसी यात्रा के दौरान क्योंकि उसके पास 2nd क्लास का टिकट था, वो 1st क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा था। टीसी उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद टीसी के साथ विवाद होता है और फिर बाद में ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। सावन माह के आखिरी सोमवार को रविवार को कांवड़ के बेलों में पूरे शहर को नजर जाए। कांवड़ के बेलों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हमारी मौजूद की मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे हाईवे पर सिर्फ बत्ती नजर आ रहे होंगे। जिसके कांवड़ को कंधे पर रखकर जो कांवड़ ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुरादाबाद हाईवे से मुरादाबाद जिले के साथ साथ रामपुर और बरेली जिले के भी मुरादाबाद हाईवे से ही गुजरते हैं। प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 5 लाख से अधिक से बस मुरादाबाद हाईवे से गुजरेंगे। साथ ही सुबह को भी बची हुई तादाद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी टोल लगाई गई है। साथ ही ड्रोन कैमरे को भी निगरानी की जा रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि यमुना ने
वार्निंग लेवल जो यमुना का जलस्तर है वो वार्निंग लेवल पार कर चुका है और अब जो है बाढ़ की आशंका देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मंडराती हुई आपको नज़र आएगी। अगर फिलहाल मौजूदा यमुना के जलस्तर की बात करें तो आपको बताएं कि जो इस वक्त 204.14 मीटर जो है वो दर्ज किया गया है यमुना का जलस्तर। वहीं वार्निंग लेवल की अगर बात करें तो वो है 204.5 मीटर, यानी कि वार्निंग लेवल को यमुना ने क्रॉस कर दिया है, पार कर लिया है। वहीं अगर डेंजर लेवल की बात करें यानी खतरे के निशान की तो वो है 205.33 मीटर। और बाढ़ जैसे हालात की बात करें यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल की यमुना की तो वो है 208.66 मीटर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो स्केल है वो आपको नज़र आएगा और यहीं पर जो है वो मापा जाता है कि आखिर यमुना में कितना जो जलस्तर यमुना का है वो यहीं से दर्ज किया जाता है। आपको बताएं कि वार्निंग लेवल यानी चेतावनी का जो निशान है वो यमुना का जलस्तर पार कर चुका है और अब लगातार तेज़ी से बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यमुना का बहाव है वो कितनी तेज़ी से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोहे के पुल की तस्वीरें हैं ये दिल्ली की, जहाँ पर लगातार जो है वो धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर ऐसे ही लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो कुछ दिनों के बाद जो डेंजर लेवल यानी खतरे का निशान है वो भी शायद यमुना जो है वो क्रॉस कर ले यानी पार कर ले। तो इस वक्त जो है वार्निंग लेवल यमुना ने क्रॉस कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है, प्रलयकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई गांव और कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं और जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। आप दाहिनी ओर तस्वीर देखिए, ये पुराना पुल है और सामने आपको ये पुराना यमुना ब्रिज जो है वो दिखाई देगा और किस तरीके से यमुना ब्रिज के पिलर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं यानी डूब चुके हैं। आप देखिए कि साफ तौर पे ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से प्रलयकारी रूप जो है वो गंगा और यमुना ले रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और तमाम अन्य प्रदेशों को उसे जल जो है वो लगातार छोड़ा गया, उसके बाद से ये स्थिति भयावह बनी हुई है और पूरी तरीके से गंगा और यमुना अपने स्थान पर चल रही है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और अगर माना जाए तो 2013 में जिस तरीके से 86 सेंटीमीटर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा था, अब उसके नज़दीक गंगा और यमुना लगातार बढ़ रही है। इस समय वाराणसी के हम वरुणा नदी पे हैं। वरुणा नदी पूरी तरीके से उफान पे है, गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज का अगर बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है और लगातार गंगा जो है कि बढ़ने की वजह से वरुणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, देख सकते हैं जिस तरीके से वरुणा नदी है और पूरी तरीके से जो घर है जलमग्न हो चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर क्या सेकेंड फ्लोर तक पानी पहुँच गया है और लोग जो है कि इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई उन्हें पैकेज और मिले या उनको यहाँ से राहत जो है कि शिविर में ले जाया जाए। तो हमारे साथ खुद एनडीआरएफ के जो हैं डीआईजी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशासन के द्वारा हर एक क्षेत्र में समुचित मात्रा में बाढ़ चौकियों का प्रबंधन किया गया है। उन्हीं बाढ़ चौकियों पर ये सारे जो लोग हैं जो यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और यदि स्वेच्छा से किसी और जगह पर जहाँ अगर उनका कोई दूसरा आशियाना है तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने ही ये बोटें इस इलाके के लोगों को लेकर जा रही हैं सुरक्षित स्थानों पर। इसके अलावा यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सिविल बोटों का भी इंतजाम किया गया है, वो बोटें भी लोगों को शिफ्ट कर रही हैं और इस काम को बहुत ही एक सिंक्रोनाइज्ड वे में और बहुत ही प्लानिंग के तहत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ये पीछे से जो नदियों का जल आता है और इसमें इस बार का जो ये पानी बढ़ा है इसमें यमुना नदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारे साथ डीआईजी थे एनडीआरएफ के, उनका कहना था कि तमाम जो है कि एजेंसियां बनी हुई हैं तो वो एक नंबर जारी किया गया, उस पर तमाम लोगों को जो है कि बताया जा रहा है कि इस नंबर पे कॉल करें तो हम आप तक जो है कि तमाम सामानों को, तमाम जो मेडिकल से संबंधित चीज़ें जो भी चीज़ें हैं उसको पहुँचाया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बरस रहा पानी जहां अब तराई क्षेत्र के लिए आफत बनकर के उभरने लगा है, तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे साथ देख सकते हैं कैमरामैन सहयोगी से मैं कहना चाहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके का यहाँ अब सुबह से जल स्तर उतरने के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ आपको बता दूँ कि बाजपुर जो कि उधमसिंह नगर क्षेत्र में आता है, बाजपुर का लेवड़ा नदी का मामला हो
या फिर काशीपुर की ढेला नदी का मामला हो या फिर रामनगर की कोसी नदी का मामला हो, ये तीनों वो नदियाँ रही हैं जो कि बरसात के सीजन में अक्सर भयावह रूप लेते हुए बाहरी त्राही मचाती रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से बाजपुर के तराई क्षेत्र में लोगों के सरों पे खतरा मंडरा रहा है, तो अब प्रशासन आखिर कब तक जाग पाता है और लेवला नदी आखिर कब शांत होकर लोगों के डरों से दहशत कम कर पाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ बाजपुर रफ़ी खान। जनपद मुख्यालय के आसपास के इलाकों से निकली बेतवा नदी पर हमारी मौजूदगी है और ये पीएसी के राहत बचाव दल की नाव है जिस पर हम मौजूद हैं। हम आपको अपने पीछे ये तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो पूरा गांव है ये पारा ओछी गांव है, जनपद मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है और यहाँ की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से जो ये बाढ़ की विभीषिका है, इस पानी ने इन तमाम लोगों को अपनी जद में ले लिया, इन तमाम लोगों के आशियानों को जमींदोज कर दिया। और आप देख पाएंगे कि जो पूरा गाँव है ये जनपद मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है और अब पूरी तरह से पानी की आगोश में दिखाई दे रहा है। जहां तक देखिए इन तमाम सड़कों के ऊपर आपको पानी ही दिखाई देगा, इन तमाम खेतों के ऊपर आपको पानी दिखाई देगा और जो तमाम आपको यहाँ पर बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, इन तमाम बिल्डिंग्स में जो पानी है वो अंदर तक प्रवेश कर चुका है। आधा आधा जो खंड है इन तमाम मकानों का, इन तमाम इमारतों का, वो पानी में समा चुका है। ऊपर के कुछ हिस्से बचे हैं जो कि अब आपको सही सलामत दिखाई देंगे। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब बाढ़ ने कितनी तबाही जनपद हमीरपुर में मचाई है। और देखिए आगे तस्वीरें, ये एक सरकारी बिल्डिंग है, ये भी पूरी तरह से जो पानी है उसमें समा चुकी है। और यही तस्वीरें तमाम उन इलाकों के से भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर लोग गांव में या रिहायशी मोहल्लों में, इलाकों में अपने घरों में कैद हो गए हैं क्योंकि उनके जिन पीड़ितों के मकान 2 खंड के थे वो अपनी छतों में शिफ्ट हैं अपनी गृहस्थी का सामान लेकर के। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।